आपको डिफिकल्टी नहीं आ सकती, बहुत इजी है। आरएल का भी क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, ऑर्थोगोनल और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। सो इतने सारे क्वेश्चन है, टोटल 11 क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन 11 में से आपको क्वेश्चन 5-6 मतलब सॉरी 6-7 जो क्वेश्चन है आपको ऑप्शन में डालना है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 है वो। और यूनिट नंबर 3 जो मल्टीपल इंटीग्रल है, वहां पर आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन वगैरह ये बहुत सारे डिफिकल्ट है, चेंज ऑर्डर क्वेश्चन होता है। तो अगर वो डिफिकल्ट जाता है तो आपको, जिनको पास होने में ये जो वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ जिनको M2 क्लियर करना है, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 SPP यूनिवर्सिटी का, तो उसके बारे में ये वीडियो था कुल मिला के, ठीक है। अगर ये सब आप प्रॉपरली प्लानिंग लेके करोगे तो मतलब आपका क्वेश्चन ये सब्जेक्ट बैकलॉग नहीं रह सकता। अगर आपको प्रॉपरली आपको जाना है, क्वेश्चन 1 MCQ आपको सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन 1-2 आपको प्रॉपरली आता है, 3-4 आपको आता है, तो डायरेक्टली आप लोग 8-9 पे जा सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि आपको एक यूनिट तो ऑप्शन वैसे भी ऑप्शन में डालना है, ठीक है। क्वेश्चन 10 और 11 आपको दोनों करना है परफेक्टली, और ये क्वेश्चन 10 और 11 आप करोगे, क्वेश्चन 8-9 करोगे और क्वेश्चन नंबर 2-3 करोगे, तो आपका पासिंग होने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता। अगर आपको बहुत मतलब इसमें भी डिफिकल्ट आ रही है, पिछले साल के 4 या 5 क्वेश्चन पेपर रेफर करो, 80% मतलब मोर देन 60% आज तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, पिछले 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर रेफर करो, डेफिनेटली आपका आराम से पासिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सब करने के बाद आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रोफेसर सुरेश दलाल। मैं पिछले 2 साल से इंजीनियरिंग मैथ्स 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग मैथ्स 2 में हमको पासिंग के लिए क्या क्या जरूरत होती है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो पेपर पैटर्न जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट वो पता होना चाहिए। तो पेपर पैटर्न जो है टोटल कुल मिला के आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो इस 70 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन SPP पुणे यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो वीक स्टूडेंट है, बहुत सारे हमारे इधर वीक स्टूडेंट है जिनको इंजीनियरिंग मैथ्स टफ जाता है, उनके लिए हम लोग क्या करने वाले कि हाउ टू पास दिस सब्जेक्ट, ठीक है, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन है, 11 में से आपको 11 के 11 अटेंड नहीं करने हैं, एक टोटल 5 यूनिट है, आपको 5 में से आपको 4 यूनिट करना है। वो कौन से यूनिट करना है और कौन से क्वेश्चन करना है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, वहां पे आपको MCQ रहता है। वो MCQ फॉर 10 मार्क्स, आपको 10 मार्क के लिए MCQ रहता है, हर एक यूनिट पे आपको 2 मार्क का MCQ आता है। तो टोटल आपके 5 MCQ है, 5 में से और इजी क्वेश्चन रहते हैं, आपको इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। यूनिट 1, 2, 3, 4 अप टू 5 तक आपको हर एक यूनिट में एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन 2 में आपको 3 सब क्वेश्चन होते हैं, A, B और C, हर एक को आपको 4 मार्क्स होते हैं, इसको भी आपको 4 मार्क्स होते हैं। सो क्वेश्चन 1 कौन सा है, क्वेश्चन 1 में आपको पहला जो है रिडक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन होता है। रिडक्शन फॉर्मूले के कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको इजी है, बहुत सारी इजी प्रॉब्लम है। आपको 4 आउट ऑफ 4 भी नहीं मिले ना, तो आप लोग 3 तक जा सकते हो। जैसे कि cot raised to n है, sec raised to n है, tan raised to n है, x raised to n sin x है, x raised to n cos x है, sin x। ऐसे 2 एग्जांपल है, टोटल देखेंगे तो 4-5 है, आप इजीली वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, वहां आपको बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, इसी में से दोनों में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया, उसका भी आपको 4 मार्क्स है। तो बीटा या गामा दोनों में से आप लोग कोई एक क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। वहां पे सी जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन रूल नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 1 ही यहाँ पे आता है हमेशा। आज तक के आपके जितने भी SPP के पेपर देखोगे ना, वहां पर ये जो क्वेश्चन सी है, मतलब 2020 पैटर्न, उसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। 20 पैटर्न में आपको यहाँ पे डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन रूल नंबर 1 ही आएगा, डेफिनेटली वही आएगा आपको, और इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको अगर कुछ बेसिक चीजें इंटीग्रेशन वगैरह आता है तो डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन वो भी बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन 3 जो है, इसको और रहता है ये सेम क्वेश्चन, यहाँ पर भी रिडक्शन फॉर्मूला ही रहता है, ए क्वेश्चन, बी क्वेश्चन बीटा या गामा फंक्शन ही रहता है, हर एक को 4 मार्क्स रहता है। यहाँ पे भी 4 मार्क्स है, यहाँ पे भी 4 मार्क्स। सी क्वेश्चन में भी आपको डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन रूल नंबर 1 ही पूछा जाता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्चुअली 2 रूल है इसके, 2, लेकिन 1 पे ज्यादा फोकस किया। अभी तक जितने भी आप पेपर देखोगे SPP के, वहां पर आपको
डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन का रूल नंबर 1 ज्यादा दिखेगा, और हर एक रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं, उसी में से आपको करना है। अगर आप 4 पेपर जो करोगे ना, पिछले साल के 4 या 5 पेपर आप रेफर करोगे ना, वहां पर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन रूल है। ठीक है, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आता है आपको। अगर दोनों में कंपैरिजन करेंगे नहीं, अगर आपको 2 करना है या 3 करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको 2 कर रहे हो तो कोई तो एक आपको कंफर्म करना है, या तो बीटा करिए या गामा करिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग गामा फंक्शन प्रेफर करो, क्योंकि गामा थोड़ा सा इजी है एज कम्पेयर टू बीटा फंक्शन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, उसका फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन गामा फंक्शन में आपको 2 ही फॉर्मूले हैं, मतलब 2 ही फॉर्मूले आपको पता है, तो गामा फंक्शन इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो गामा हो गया, डिफरेंशियल अंडर तो इजी है, और रिडक्शन फॉर्मूला दोनों तरफ आता है। अगर 5 प्रॉब्लम आप कोई भी करोगे ना, मैंने आपको बताया बहुत सारे स्टूडेंट को, sec रेस टू n वाला होगा, tan रेस टू n, cot रेस टू n, x रेस टू n sin x, x रेस टू n cos x, अगर इतने भी करोगे ना तो उसी में से एक क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन 3 में भी वही रिपीट होने वाला है, बीटा या गामा फंक्शन। तो आपको बीटा नहीं करना है तो आप गामा करिए, और गामा नहीं करना है तो बीटा, कौन सा भी एक क्वेश्चन आप करोगे ना, डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा। और ये डिफरेंशियल अंडर यहाँ पर भी 4 मार्क का ही क्वेश्चन है। तो ये ओवरऑल यूनिट नंबर 1 में अपने इतने सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यूनिट नंबर 2 जो है उसका भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। यूनिट नंबर 2 में जो पहला पॉइंट है, सब मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, कर्व ट्रेसिंग वाला पार्ट है। कर्व ट्रेसिंग ज्यादातर बच्चों नहीं अटेंड करते, उससे भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला आपको कर्व ट्रेसिंग में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहां पे आपको ट्रेस क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ट्रेस द कर्व। ट्रेस में 2 टाइप के क्वेश्चन है, पहला जो होता है कार्टेशियन कर्व है, उसको आपको 4 मार्क्स रहेंगे, और जो बी क्वेश्चन है उसके सब क्वेश्चन ट्रेस, एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन 1 है, 4 में से 1 है, तो यहाँ पे कार्टेशियन और पोलर दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आपको 4 मार्क्स रहते हैं। तो ये दोनों हो गए। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब सेकंड, अगर ये मानो कि ये अगर बी है, बी में से ये फर्स्ट और ये सेकंड हो ना, तो बी मतलब सेकंड बी जो है आपका, बी में आपको यहाँ पे स्फीयर का क्वेश्चन रहता है, स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहता है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है। क्वेश्चन कौन सा करना है, ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि ट्रेस द कर्व जो क्वेश्चन है, कार्टेशियन वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां पे रूल्स बहुत ज्यादा है। तो रूल्स में अगर एक दूसरा भी गड़बड़ हो गया ना, एक भी गलत आ गया ना, तो आपको कार्टेशियन पूरा मार्क्स जा सकता है उधर। तो पोलर फॉर्म भी वही है, पोलर में भी आपको कार्डियोइड शेप ड्रॉ करना पड़ता है। कार्डियोइड डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये कार्टेशियन वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। और स्फीयर में भी टाइप है, बहुत सारे ज्यादा टाइप है, तो वो क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ जाएगा। इसमें जो सेम और क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन 5 में आपको ए जो क्वेश्चन है वो ट्रेस ही रहता है, ट्रेस द कर्व। तो ट्रेस द कर्व में आपको मोस्ट प्रोबेबल, अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लोग देखोगे ना, तो आपको रोज कर्व का क्वेश्चन आता है। ट्रेस द कर्व में रोज कर्व बहुत इजी है, मतलब इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन है, इजीली आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके ज्यादा कुछ रूल भी नहीं है, तो इजीली आप लोग वो रूल्स रोज कर्व इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बी जो क्वेश्चन है, बी यहाँ पे आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन का क्वेश्चन रहता है, इसको भी आपको 4 मार्क्स रहेंगे, कोन का भी आपको 4 मार्क्स रहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट और इजी, सबसे इजी, स्पेयर में से भी इजी क्वेश्चन है कोन का। कोन में आपको सिर्फ क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस फाइंड करना है। अगर ये दोनों पता है तो cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला है, तो मतलब राइट सर्कुलर कोन का वो सेमी वर्टिकल एंगल का फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल टू, वहां पे आप वैल्यू से पुट करोगे ना, a1 a2 b1 a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, तो कोन भी बहुत इजी टॉपिक है, इसमें आपको आराम से 4 में से 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। सी भी क्वेश्चन है, सी में सिलेंडर रहता है, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको भी आप 4 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं। यहाँ पर सिलेंडर और कोन ये दोनों क्वेश्चन इजी है। अब इजीली यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है,
वैल्यू निकालना है, और यहाँ वैल्यू सिलेंडर के मतलब पाइथागोरस थ्योरम रहता है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में आपको सब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, रेडियस, ये सब जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करना है पाइथागोरस थ्योरम में, तो इजीली आपको सिलेंडर भी सॉल्व हो जाएगा। अगर ठीक है कि कोण में जो लास्ट का स्टेप है ना डेरिवेशन वाला, वो थोड़ा बहुत सारे जनों को डिफिकल्ट जाता है, तो इसमें ऑप्शन क्या है आपको, स्टेप मतलब एटलीस्ट ट्राई टू पुट ऑल दी वैल्यू, मतलब आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे ना आपको 4 में से 3 मार्क तो आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा बहुत, और वहां पे वैल्यू पुटअप करना है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो वहां पर भी आपको 4 में से 3 मार्क तो इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये पूरा यूनिट नंबर 1 और 2 के बारे में था। अभी मैं यूनिट नंबर 3 आपको नहीं करना है। अगर आपको इजीली मतलब M2 क्लियर करना है ना, इंजीनियरिंग मैथ्स 2 SPPU का, तो आपको क्वेश्चन 3 ऑप्शन में डालोगे तो कोई दिक्कत, मतलब यूनिट नंबर जो 3 है वो ऑप्शन के डालोगे तो भी चलेगा। अब यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7, 4, 5, 1, ये 1 MCQ रहेगा। क्वेश्चन 2 और 3 को और यूनिट नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 4, 5 यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको ऑप्शन में डालना है। ठीक है, ये सारे सब ये आपको कंपलसरी करना है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, क्वेश्चन 4, 5 में से कोई भी एक, मोस्टली ज्यादा हम क्वेश्चन नंबर 5 पे जाइए। क्वेश्चन 6 में और 7 आपको ये ऑप्शन में मिलेगा क्वेश्चन, ये अटेंड नहीं करना है। तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का रहता है, उसको 4 मार्क्स रहेंगे आपको। एग्जैक्ट बहुत इजी है टॉपिक, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सिर्फ एक कंडीशन रहता है, वो चेक करना है, अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब एग्जैक्ट के कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। मतलब इजी, यहाँ पे आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एसपीपीयू में एग्जैक्ट का क्वेश्चन आज तक जितने भी पेपर देखोगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन इस पे पूछा गया है। ठीक है, बी क्वेश्चन है नॉन एग्जैक्ट का। नॉन एग्जैक्ट का मतलब ये एग्जैक्ट नहीं रहेगा, अगर एग्जैक्ट नहीं है क्वेश्चन तो आपको उसका इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंडिकेटिंग फैक्टर क्या होता है, वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। अगर आप नॉन एग्जैक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट होता है, और एग्जैक्ट में कन्वर्ट होने के बाद आपको डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसी में भी नॉन एग्जैक्ट में टोटल कुल मिला के 4 रूल्स है। 4 में से मोस्ट प्रोबेबल पहले 2 मतलब फर्स्ट रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 में अब तक ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4, 5 मतलब क्वेश्चन 3 है, रूल नंबर 3 और 4 में बहुत कम बार, मतलब ऐसे नहीं कि वो आते नहीं है, क्वेश्चन आते हैं लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा जो है ना रूल नंबर 1 और 2 के है। तो रूल नंबर 1 होमोजेनियस टाइप होना चाहिए आपका इक्वेशन। अगर होमोजेनियस है तो उसका इंडिकेटिंग फैक्टर 1/xm + yn है। अगर वो नॉन होमोजेनियस यानी कि y × f1 of xy और x × f2 of xy ये फॉर्म अगर हो तो आपको उसका इंडिकेटिंग फैक्टर निकालना है 1/xm - yn से। ठीक है, और y dx और x dy ये भी फॉर्म है आपके साथ, लेकिन वो थोड़ा सा इजीली आपको पहले f of y कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद f of x, दोनों वैल्यू निकालने पड़ेगा। अगर आप f of y निकाल रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻ f of y dy से निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग f of x की वैल्यू निकालोगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻ f of x dx आपको निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आपको आ सकता है, लेकिन अगर रूल नंबर 1 और 2 आप ज्यादा करोगे, मतलब उसको ज्यादा फोकस करोगे तो एक क्वेश्चन वहां पे आपको डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और ये नॉन एग्जैक्ट है एग्जैक्ट। और क्वेश्चन जो इसमें जो सी क्वेश्चन है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ को आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। रिड्यूसिबल मतलब आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो नहीं होगा, वो बर्नौली फॉर्म में होगा। बर्नौली इज अ टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बर्नौली से पहले क्या करना है, लीनियर में कन्वर्ट करना है, और लीनियर में कन्वर्ट करने के बाद आपका सॉल्यूशन आपको तो पता है बहुत इजी है, वो भी पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो उसके बाद उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। सेम क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 9 में आएगा, वहां पर भी आपको ए एग्जैक्ट होगा, बी क्वेश्चन बी नॉन एग्जैक्ट, और सी जो क्वेश्चन है वो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चारों के चारों मतलब तीनों जो क्वेश्चन है आपको 4 मार्क्स को आएंगे वहां पर।
ठीक है। तो 4 में से 4 मतलब यहाँ पे आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लोग लीनियर डिफरेंशियल मतलब वो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हो, तो वहां पर भी आप लोग मार्क मिल सकते हैं। 2 तो कम से कम मिल जाएंगे यहाँ पर, 4 नहीं लेकिन 2 तो मिल जाएंगे डेफिनेटली। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही है आपका तो अगर सॉल्यूशन सही है तो आपको 4 आउट ऑफ 4 यहाँ पर भी मिल जाएंगे। और ये जो लीनियर रिड्यूसिबिलिटी लीनियर है, थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस, तो ये भी क्वेश्चन इजीली है। यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है।